हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। ओके, तो बर्नौली इक्वेशन के बारे में जानने से पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं बुक में, वो देख लेते हैं इन क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि बर्नौली इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है, हाउ डज एन एरोप्लेन टेक ऑफ। ओके, तो एरोप्लेन किस तरीके से टेक ऑफ लेता है या फिर हवा में उड़ता है। तो उसके पीछे का रीज़न भी बर्नौली इक्वेशन ही है। उस रीज़न को उस एरोप्लेन के उड़ने के पीछे का जो भी रीज़न है उसे हम बर्नौली इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है, वाई डू रेसर कार बर्ड हैव अ टिपिकल शेप। रेसिंग कार और बर्ड्स के जो शेप होते हैं वो आगे से थोड़े पॉइंटी होते हैं, तो वो क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीज़न भी बर्नौली इक्वेशन है। उसके बाद हैव यू एक्सपीरियंस अ साइड वे जर्क वाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर व्हेन अ हेवी व्हीकल ओवरटेक यू। तो आपने कभी साइड वे जर्क को कभी फेस किया है जब कोई जब आप टू व्हीलर पे होगे और कोई बड़ा व्हीकल आपके पास से जब गुजरता है, तब आपको ऐसा लगता है कि आपके व्हीकल को किसी ने साइड में ढकेल दिया हो। ओके, दैट द रीज़न बिहाइंड इज ऑल्सो गिवन बाय बर्नौलीज इक्वेशन। Why does dust get deposited only on one side of the blade of the fan? ओके, जो भी डस्ट होती है वो फैन के एक ही हिस्से की तरफ क्यों जमा होती है। ओके, नेक्स्ट, वाई हेलमेट गिव स्पेसिफिक शेप। और हेलमेट के जो शेप होते हैं वो स्पेसिफिक क्यों होते हैं, दैट दीज आर ऑल्सो पॉइंटी फ्रॉम फ्रंट साइड। ओके, एंड और जो हमारे सर के ऊपर से होते हैं दैट दे आर राउंड ओवर देयर। सो इन सभी क्वेश्चन के जो रीज़न है वो छुपे हुए हैं बर्नौलीज इक्वेशन में। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक नोट यहाँ पे दी हुई है। ओके, दैट्स अ फैक्ट, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रेशर विद इन द फ्लूइड इन अ नैरोअर पार्ट इज लेस वाइल दैट इन अ वाइडर पार्ट इज मोर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो भी हम इसके पहले ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने एक पाइप कंसिडर किया था। ओके, तो उस पाइप में क्या था कि उसका जो क्रॉस सेक्शन था वो चेंज हो रहा था। ओके, तो एक नैरोअर हिस्सा था वहाँ पे और एक वाइडर हिस्सा था। ओके, तो ये जो नैरोअर हिस्सा होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल की जो वेलोसिटीज़ थी फ्लूइड के वो ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी। लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, नोट जो दी हुई है, इसके हिसाब से इस रीजन में, नैरोअर रीजन में जो भी प्रेशर रहता है, समझ लीजिए P1, और जो वाइडर रीजन है वहाँ पे प्रेशर है समझ लीजिए P2। तो जो भी ये जो P2 जो प्रेशर है ये ज़्यादा रहेगा P1 से, मीन्स वाइडर रीजन में जो भी प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा नैरोअर रीजन से। तो दैट्स अ नेचुरल फैक्ट। ओके, अब इसी फैक्ट को प्रूव किया है बर्नौली ने। तो चलिए शुरू करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे, स्विस साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली 1700 एंड 1782 उनका जीवन काल है ये। ओके, फाउंड दैट द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ नैरो रीजन इंक्रीज बट द इंटरनल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द सेम नैरो रीजन डिक्रीज। ओके, तो बर्नौली ने क्या देखा कि जो भी हमारा नैरोअर रीजन है, ओके, हम देख चुके हैं, तो नैरो रीजन में जो भी वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, पार्टिकल्स की, पर यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो होता है कम। ओके, तो इसी फिनोमिना को हम बर्नौलीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी खोज बर्नौली ने की थी। ओके, अब बर्नौली इक्वेशन क्या है। बर्नौली इक्वेशन रिलेट द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट, ओके, द प्रेशर एट द पॉइंट एंड द हाइट ऑफ दैट पॉइंट अबाउ द रेफरेंस लेवल। बर्नौलीज जो इक्वेशन है उसमें क्या दिया हुआ है, बर्नौली इक्वेशन हम रिलेशन देता है स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर आपके जो भी फ्लो है, फ्लो के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ओके, कहीं पे भी, तो उस पॉइंट के ऊपर आपके जो भी पार्टिकल है उनकी स्पीड क्या है, ओके, या फिर फ्लूइड की स्पीड क्या है उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है, और उस पॉइंट की हाइट क्या है सरफेस से। उस पॉइंट की हाइट क्या है, समझ लीजिए अर्थ सरफेस हो गया। ओके, ये आपका पॉइंट, तो उसकी हाइट क्या है। तो ये जो तीन फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड, प्रेशर और जो हाइट है उस, ओके, तो इन सब का रिलेशन हमें बर्नौलीज इक्वेशन देता है। ओके, अब इसका इट इज़ एन अप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द
फॉर अ फ्लूइड इन अ फ्लो। तो ये बर्नौली थ्योरम को भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से ही डिराइव करने वाले हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम मीन्स सबसे पहले बात तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क एनर्जी थ्योरम का के हिसाब से जो भी डिक्रीज़ होता है एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है वर्क डन में, या फिर जो भी वर्क डन होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो दैट्स नथिंग बट वर्क एनर्जी थ्योरम। अब नेक्स्ट है व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव इन बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में हम क्या प्रूव करने वाले हैं, ओके तो while deriving Bernoulli equation we will prove that net work done on a fluid element by the pressure of the surrounding fluid is equal to sum of change in the kinetic energy and change in the gravitational potential energy। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बर्नौली इक्वेशन में हम क्या प्रूव करने वाले हैं, हम प्रूव करने वाले कि जो भी नेट वर्क डन हो रहा है हमारे फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर, ओके बाय द प्रेशर ऑफ व्हाट सराउंडिंग फ्लूइड। तो जो भी पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके या जो भी छोटा सा वॉल्यूम का एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं फ्लूइड का, उस एलिमेंट के ऊपर आपका सराउंडिंग जो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ओके जो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है मीन्स दैट्स वर्क डन, ओके एक तरह का वर्क डन ही है वो। तो जो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है आपके उस एलिमेंट के ऊपर, ओके जो भी आपने चूज़ किया है या फिर यस सिलेक्ट किया है आपके उस फ्लो में। तो ओके एक मिनट, इसके लिए हम थोड़ी डायग्राम निकालेंगे। ओके समझ लीजिए ये फ्लो है, पूरा का पूरा फ्लो हो गया। यहाँ पे आप कोई पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं जैसे यहाँ पर, ओके तो ये जो रीजन है आपका यहाँ पे, तो इस रीजन के ऊपर आपका जो सराउंडिंग फ्लूइड है, ये फ्लूइड हो गया, ये फ्लूइड हो गया, तो ये क्या प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ओके तो इसके बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन में क्या प्रूव करने वाले हैं हम, वी आर गोइंग टू प्रूव द नेट वर्क डन बाय द फ्लूइड एलिमेंट, ओके बाय द on the fluid element by the surrounding fluid is equal to sum of change in kinetic energy and change in gravitational potential energy। तो जो भी वर्क डन हो रहा है हमारे इस एलिमेंट के ऊपर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड, ये बराबर है किसके, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टू द सम ऑफ एंड द सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे हमारे एक्सप्रेशन में। तो ये हो गया बस बर्नौलीज इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बर्नौली एक्सप्रेशन। बर्नौली एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है कि इसमें क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अगर आप सीधे सीधे देखें तो मैथमेटिकल स्टेप्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, पर इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा है। तो इसके कारण ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा लेंदी हो जाता है, ओके। तो हम यहाँ देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, ओके यहाँ आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया है हमने। आइडियल फ्लूइड के बारे में हम जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। जो कि फ्लो हो रहा है एक वेराइंग क्रॉस सेक्शन और वेराइंग हाइट वाली एक ट्यूब से। तो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है एक ऐसी पाइप से, ओके या फिर ऐसी ट्यूब से जिसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज होते जा रहा है और साथ में उसकी हाइट भी चेंज होते जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एंड है ये है अर्थ सरफेस के क्लोज, या फिर इसकी हाइट कम है अर्थ सरफेस से, और ये जो एंड है इसकी हाइट ज़्यादा है अर्थ सरफेस से, ओके और क्रॉस सेक्शन भी आगे आगे कम होते जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे हम आइडियल फ्लूइड का, विच इज़ लाइज बिटवीन द क्रॉस सेक्शन P एंड R। तो यहाँ पे ये हो गया क्रॉस सेक्शन P और ये हो गया क्रॉस सेक्शन R। इसके बीच में हम कंसिडर करेंगे हमारा फ्लूइड एलिमेंट। तो ये बीच वाला हिस्सा आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ओके या फिर बीच वाला हिस्सा नहीं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो यहाँ पे PQ ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट, ये हो गया हमारा दूसरा एलिमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं हम V1 V2 बी द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन द लोअर एंड P एंड अपर एंड R रेस्पेक्टिवली। V1 और V2 ये हो गई फ्लूइड की वेलोसिटी फ्लो होने की, ये अपर एंड ये हमारा लोअर एंड P में V1 है वेलोसिटी और अपर एंड में V2 है, ओके।
A1 and A2 be the cross sectional area of the fluid at the lower end P and upper end R respectively. और यहाँ पे A1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, लोअर एंड P के लिए, और A2 है क्रॉस सेक्शनल एरिया अपर एंड R के लिए. P1 and P2 be the pressure of fluid at point P, at a lower point P and upper R, okay, at upper एंड भी बोल सकते हैं, अपर एंड आर रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे P1 है प्रेशर आपके फ्लूइड का P रीजन में, और R रीजन में जो भी R जो भी आपका अपर एंड है वहाँ पे प्रेशर है P2. D1 and D2 be the distance traveled by the fluid at lower end P and upper end R during the time interval dt with velocity V1 and V2 respectively. Okay, ये सारी चीज़ें हम इसके पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन में डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस वही चीज़ों को हम फिर से यहाँ दोहरा रहे हैं. तो यहाँ पे आपके फ्लूइड ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस सेक्शन में, लोअर एंड P जो है आपका यहाँ पर. तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपके फ्लूइड ने D1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है V1 वेलोसिटी के साथ, ओके, और अपर जो भी आपका एंड है R, ओके, यहाँ पे D2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है V2 इतनी वेलोसिटी के साथ. दोनों के लिए जो भी टाइम इंटरवल लगा, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, वो था dt, ओके, दैट टाइम इंटरवल इज नथिंग बट dt, ओके. P1A1 and P2A2 be the forces acting on the cross section A1 and A2 of the fluid. अब P1 प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके. सो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, ओके. तो जो हमारा ऊपर का जो भी एंड है यहाँ पर, ये जो लोअर एंड है यहाँ का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वहाँ पे जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा फ्लूइड के कारण वो रहेगा P1A1, और ऊपर के इसमें जो भी प्रेशर ऐड करेगा हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 के ऊपर अपर एंड में, तो वो हो गया P2A2, ओके. बस वही आपको यहाँ दिया हुआ है, ओके. The volume of the fluid passing through this cross section during time interval dt is same, okay. जो भी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉस होगा टाइम इंटरवल dt में, इस दोनों सेक्शन से वो सेम ही रहेगा, ओके. वो रहेगा A1 D1 A2 D2, ओके. हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं, ओके. अगर आपको इन सारी अगर आपको ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने यहाँ यूज़ किए उनको डिटेल में पढ़ना है या फिर डिटेल में और अच्छे से जानना है, तो इसके पहले का वीडियो आपने देखना ज़रूरी है. अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो समझने में आपको तकलीफ आएगी, ओके. ओके, अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स है. ब्लू बॉक्स का मतलब ये है कि ये चीज़ आपको एक्सप्रेशन में नहीं लिखनी है, ओके. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लूइड एज फ्लूइड इज़ आइडियल, ओके. आपका फ्लूइड आइडियल है, मतलब वो इनकॉम्प्रेसिबल है और उसका जो फ्लो है वो स्मूथ फ्लो है, तो वहाँ पे या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो वहाँ पे कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा, ओके. तो दैट इज़ द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द विस्कस फोर्स इज ज़ीरो. तो जो भी लॉस ऑफ फोर्स होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा वहाँ विस्कस फोर्स के कारण वो ज़ीरो होगा, ओके. तो अगर आपका फ्लूइड अगर फ्रिक्शन वहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे वो एनर्जी लूज़ करेगा, ओके. सो द ओनली नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स दैट डज वर्क ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड. तो जो भी नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी आपको जब फ्रिक्शन भी एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही बनता है, तो जो भी नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर, ओके, हमारे जो भी यहाँ पे वर्क करेंगे हमारे फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर, ओके, तो वो कहाँ से आएंगे, वो फोर्सेस होंगे जो आपके फ्लूइड के सराउंडिंग में होंगे, ओके. दैट विल बी द सराउंडिंग लिक्विड, ओके. तो वही आपके फ्लूइड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब आगे देखते हैं. द नेट वर्क डन ऑन द एलिमेंट बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, ओके. हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके कि जो भी फ्लूइड, जो भी फोर्सेस एक्सर्ट होंगे वो हमारे इन एलिमेंट्स के ऊपर, ओके. जो भी हमने फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे लिए हुए हैं, ये अपर एंड के ऊपर, ये लोअर एंड के ऊपर और अपर एंड के ऊपर, उन सब के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करेगा हमारा सराउंडिंग फ्लूइड, ओके. तो द नेट वर्क डन ऑन द एलिमेंट बाय द सराउंडिंग फ्लूइड ड्यूरिंग द फ्लो फ्रॉम P to R इज. अब जो भी वर्क डन होगा हमारे
सराउंडिंग हमारे एलिमेंट के ऊपर, ओके, फ्रॉम P टू R, P से लेके R तक। तो हम बात करेंगे इस फ्लूइड की जो यहाँ प्रेजेंट है, ओके, जो कि इन दो सेक्शन के बीच में प्रेजेंट है। तो जो भी वर्क डन इस सेक्शन पे होगा वो वर्क डन आएगा यहाँ पर P1 A1 इंटू D1 माइनस P2 A2 इंटू D2। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर यहाँ का वर्क डन, ओके, यहाँ का वर्क डन माइनस यहाँ का वर्क डन, या फिर एक मिनट, यस, यहाँ का वर्क डन माइनस यहाँ का वर्क डन, इन दोनों के बीच में जो भी वर्क डन का डिफरेंस रहेगा वही वर्क डन इस बीच वाले एलिमेंट के ऊपर होगा, ओके। तो ये हो गया हमारे वर्क डन का एक इक्वेशन, ओके, जो कि हमने सिंपल वर्क का जो भी फॉर्मूला है हमारा उससे डिस्क्राइब किया है, ओके। अब नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है इक्वेशन की, द सेकंड टर्म ऑफ द अबव इक्वेशन हैज नेगेटिव साइन बिकॉज फोर्स ऑफ R अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, ये जो वर्क डन है यहाँ पर, इस वर्क डन का जो भी साइन है वो नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन इज व्हाट, दैट साइन इज नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, ये वर्क डन है जो कि नेगेटिव है। तो ये क्यों है? ये सेकंड टर्म नेगेटिव इसलिए है क्योंकि द फोर्स ऑन R अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड, कि जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है हमारे R के ऊपर वो अपोज कर रहा है फ्लूइड के डिस्प्लेसमेंट को। तो आप देख सकते हैं कि ये अपर एंड है, ओके। तो जो भी अपर एंड का जो भी फ्लूइड होता है ये अपोज करेगा पीछे से आने वाले फ्लूइड को। आपने कभी देखा भी होगा कि अगर आपके पाइप का अगर आप कोई पाइप है आपके पास, उसको आपने नल से अटैच किया तो क्या होगा, और उसको आप ऊपर लेके गए उस पाइप को, तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो ऊपर का जो फ्लूइड होता है उसका तो ये ऊपर का फ्लूइड नीचे के फ्लूइड की मोशन को अपोज करता है, उसके कारण पानी जो भी पानी है आपके पाइप से वो धीरे धीरे से निकलता है। लेकिन जब आप उसको ज़मीन के लेवल पे रखते हो तो पानी का फोर्स भी ज़्यादा होता है, ओके। तो ये दैट्स ये जो चीज़ है ये आप सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हो, ओके, कि पाइप को आप ज़्यादा हाइट के ऊपर ले जाओगे इस एंड को, तो ये जो ऊपर का जो भी फ्लूइड है, ओके, वो अपोज करेगा नीचे के फ्लूइड के मोशन को। इसी कारण यहाँ से पानी जो है वो धीरे धीरे आएगा, फिर फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे निकलेगा, ओके। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने बना लिया एक हमारे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं, सॉरी, यहाँ पे देख चुके हैं कि A1 इंटू D1 और A2 इंटू D2 इज इक्वल टू होता है dV, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द आवर एलिमेंट। जो भी वॉल्यूम है हमारे फ्लूइड एलिमेंट का वो हो गया हमारे फ्लूइड एलिमेंट का वॉल्यूम। तो यहाँ पे आएगा dV, तो dV को हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा जो भी फॉर्मूला आएगा यहाँ पर वर्क डन का, वो आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू dV, ओके। अब तो ये फॉर्मूला वर्क डन का हमने बना लिया सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले हमारे फॉर्मूले से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके वर्क डन का फॉर्मूला बनाना है। एक तरीके यहाँ पे हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से बनाया, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके हम वर्क डन का फॉर्मूला बनाएंगे, ओके। एज द वर्क W is due to the force other than conservative force of gravity, that means friction force की बात कर रहे हैं हम यहाँ की, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे वर्क डन नहीं कर रहा, ओके। इट equals to change in total mechanical energy, that is kinetic energy plus gravitational potential energy associated with the fluid element। अब यहाँ पे जो भी वर्क डन हो रहा है हमारे फ्लूइड के ऊपर, ओके, तो वो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं कर रहा, ओके। हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि दैट्स अ ओके,
तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो होगा ड्यू टू, जो भी वर्क डन होगा हमारे फ्लूइड के ऊपर वो होगा चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी बोल दीजिए या टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल दीजिए। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, ओके, और एक होता है दैट्स पोटेंशियल एनर्जी, ओके, और उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं आप, ओके। तो फिर से एक बार देखते हैं। एज अ वर्क डन ऑन इज ड्यू टू द force other than conservative force of gravity is equal to the change in mechanical energy, okay, that is kinetic energy plus gravitational potential energy associated with the fluid। तो यहाँ पे जो भी वर्क डन हो रहा है हमारे फ्लूइड के ऊपर वो किसके कारण हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन इज नथिंग बट ड्यू टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो दैट mechanical energy is of course converted into work done, that's why here we write in equation 4 work done, okay, instead of change in mechanical energy। that change in जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्क डन लिखा है। तो दैट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी और दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब ये भी हिस्सा, ये जो ब्लू इसमें जो भी लिखा हुआ है बॉक्स में, वो हिस्सा में एक्सप्रेशन में नहीं लिखना, ओके। द एग्जाम में द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन क्यू एंड आर डज नॉट चेंज, ओके। जो भी मैकेनिकल एनर्जी है सेक्शन क्यू और आर के बीच में वो चेंज नहीं हो रही है, ओके। तो क्यू सेक्शन ये हुआ, आर सेक्शन ये हुआ, ओके। इन दोनों के बीच में मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, क्यू और आर इनके बीच में, ओके। जो भी चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं पी और एस के बीच में। तो इस सेक्शन में जो भी काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड की वो अलग है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी अलग है, हम इस सेक्शन की बात नहीं कर रहे, ओके। तो ओके, और इस सेक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ओके। ग्रेविटेशन आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन की हाइट अलग है एज अर्थ सरफेस से एज कम्पेयर टू दिस सेक्शन लोअर एंड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे हम बीच वाले सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मिडल सेक्शन, ओके। आप इस सेक्शन को यहाँ पे भी ले सकते थे, इस सेक्शन को, ये जो आर वाला जो अपर सेक्शन है इसको यहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पे दिखाया इस डायग्राम में, क्योंकि इसके ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ओके। ये सेक्शन आप इसको चिपक के भी दिखा सकते थे, ओके। तो पर हमने इसको दिखाया नहीं है क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, ओके, इसलिए हमने इसको ऊपर की तरफ दिखाया है, या फिर बुक में भी वैसे ही इसको ऊपर की तरफ दिखाया है। इन दोनों सेक्शन के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखा है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम डी टी द काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड पी एंड क्यू आर। अब जो भी टाइम की शुरुआत थी हमारी, टाइम dt की जो भी शुरुआत थी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो थी हमारे इन बिटवीन पॉइंट p एंड q, वो क्या थी वो देखते हैं। बिटवीन p एंड q जो भी हमारे वेलोसिटी थी हमारे फ्लूइड की, वो थी v1, ओके। उसका मास समझ लीजिए m है, यहाँ पे m है हमारे फ्लूइड का मास, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², ओके। और m के जगह हम पुट कर सकते हैं रो इंटू एरिया इंटू दैट मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम है यहाँ पे a1 इंटू d1। तो बस वही हमने पुट करके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया, ओके। इस सेक्शन को थोड़ा जूम करते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया, ओके। किसकी काइनेटिक एनर्जी, हमारे फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी है बिटवीन एंड p एंड q, ओके। और जो भी हमारा सेक्शन है p और q के बीच में, वहाँ पे भी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो रहेगी ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, mgh। फिर से यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट की है, ओके। तो यहाँ पे हम जो भी ओके, तो ओके नो प्रॉब्लम।
यहाँ पे हमने A1 D1 के जगह A1 D1 के जगह हमको पता है A1 D1 इज़ नथिंग बट व्हाट DV, तो A1 D1 के जगह DV को पुट किया है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में। ओके, सो अब यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, बट आगे एक्सप्रेशन में शायद हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है, यहाँ पे A1D1 ही रखा है। तो यहाँ पे M DV और GH1। ओके, तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी हमारे फ्लूइड की इन अ लोअर सेक्शन। अब ओके, एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल dt, अब टाइम इंटरवल dt खत्म हो गया। ओके, ये टाइम इंटरवल dt के शुरू होने से पहले की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे फ्लूइड की इन लोअर सेक्शन। अब dt टाइम इंटरवल खत्म होने के बाद हमारा जो फ्लूइड है वो पहुंच जाएगा अपर एंड में। तो अपर एंड में पहुंचेगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 जो रहेगी वो रहेगी हाफ mv2 स्क्वायर, क्योंकि अपर सेक्शन में वेलोसिटी v2 है तो यहाँ पे आएगा v2। तो v2 का भी फॉर्मूला m का फॉर्मूला भी यहाँ पे वही रहेगा सेम, पर यहाँ पे हम 2 और d2 रो A2 D2 ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रो A2 D2 रहेगा, m की वैल्यू जो भी है वो रहेगी रो इंटू A2 D2, A2 इंटू D2 दैट यू नो दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो नथिंग बट DV। ये पहले ही हम देख चुके हैं इक्वेशन 1 में। ओके, तो यहाँ पे हमने A2 और D2 ही रखा है। ओके, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पे DV लिखा है। ओके, वी यूज़ हमने वॉल्यूम की जगह जो भी है यहाँ पर m रो इंटू DV लिखा है, यहाँ पे हमने A2 इंटू D2 लिखा है। ओके, अब यहाँ पे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ओके, तो अब इनके जगह डायरेक्ट DV भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसकी जगह डायरेक्ट DV भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ रो DV इंटू v2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में A2 D2 और A1 D1 के जगह DV पुट कर लिया है। ओके, अब आप चाहें तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ओके, DV नो प्रॉब्लम। ओके, पर यहाँ पे जो भी हमारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ है सेक्शन 1 से जुड़े हुए उनको हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पर A1 D1 लिखा है। ओके, अब A2 D2 और A1 D1 ये मतलब ये होते हैं DV, दैट इज़ नथिंग बट DV। तो इनके जगह हम DV लिखेंगे। तो अब यहाँ पे DV को कॉमन निकाल सकते हैं आप, और हाफ रो भी यहाँ पे कॉमन आएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा आपका। ओके, यहाँ पे हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 5 और 7 का इस्तेमाल करके। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो यहाँ पे हाफ रो और A2 D2 और A1 D1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज़ नथिंग बट DV। तो ये सब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हाफ रो DV v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट उसी तरीके से हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। तो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल dt, तो यहाँ पे क्या आएगा, P पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, PE2 माइनस PE1। तो PE2 माइनस PE1। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 की वैल्यू है हमारे पास, वो हमने पुट की यहाँ पर। तो यहाँ पे रो DV G कॉमन आया, तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा ये, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा रो DV G दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी H2 माइनस H1। तो हमें यहाँ पर हमारा ये जो इक्वेशन है, ओके, इक्वेशन नंबर 4, W की जो भी हम W मीन्स वर्क डन का फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से ही है, हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से बना लिया था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हमने निकाल ली।
अब हम क्या करेंगे, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, ये तीनों फॉर्मूले हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 4 में, मतलब इक्वेशन नंबर 3, ओके, हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 3, 9 और 10 को हमारे इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुट करने के बाद आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा पहला फार्मूला जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से बनाया था हमने, ये हो गई हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हो गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कैंसिल हो रही है। यहाँ पे dv और dv ये कैंसिल हो गया, ओके। तो हमारा फार्मूला बना P1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे हम, तो जो भी 1 वाली जो भी टर्म है उसको एक तरफ और जो भी 2 वाली जो टर्म है उनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो फार्मूला कैसे बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ फार्मूला आएगा P1, ओके। अब यहाँ से आप हाफ रो V1, हाफ रो V1 स्क्वायर, ये माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके। यहाँ पे रो G माइनस H, रो G ये माइनस H1 है यहाँ पर, तो माइनस रो G H1 ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरफ ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएगी 1 वाली, और इस तरफ बचेगी आपकी सारी 2 जो सफिक्स है वो वाली वैल्यू, ओके। तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। अब बस इसको देख सकते हैं कि अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ही है, बस सफिक्स अलग है। तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ओके। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा 11 है और इक्वेशन 12 है, ये दोनों भी हमारे बर्नौलीज इक्वेशन है, ओके। ये हमारे बर्नौलीज इक्वेशन है, ओके। तो इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी है, ओके। अब बर्नौलीज इक्वेशन का एक मीन्स वर्ड बर्नौली इक्वेशन स्टेट कि अब बर्नौली इक्वेशन आपको क्या बताता है, उसका एक स्टेटमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन उस स्टेटमेंट को हम इस इक्वेशन 11 या 12 से एकदम से प्रूव नहीं कर सकते, तो उसको हम देखेंगे। तो आपको पता है जो भी वर्क डन हमारे फ्लूइड के ऊपर हो रहा है बिटवीन लोअर एंड हायर सेक्शन, तो वो हो गया W, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों को हम अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे dV से, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप इसको किस तरीके से पढ़ोगे, चेंज इन काइनेटिक चेंज इन वर्क डन, ओके, और वर्क डन नॉट चेंज इन, दैट इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। 1/dV इज नथिंग बट dV is a small dV is a volume, okay, but 1/dV is unit volume. तो work done per unit volume is equals to what, change in kinetic energy per unit volume plus change in gravitational potential energy per unit volume. अब अगर आपने इक्वेशन 13 में 3 आपका इक्वेशन 3 मीन्स W की वैल्यू, इक्वेशन 9 मीन्स डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और इक्वेशन 10 मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू समझ लीजिए पुट की इस इक्वेशन नंबर 13 में, तो आपको सेम इक्वेशन नंबर 11 वापस से मिल जाएगा, ओके। सेम इक्वेशन नंबर 11 वापस से मिल जाएगा, ओके। तो अब इक्वेशन 13 से हम डिफाइन करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन आपको बताना क्या चाहता है, ओके। तो बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वेशन 13 से हम ये चीज़ बता सकते हैं कि दैट बर्नौली इक्वेशन स्टेट दैट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, हम पहले ही बोल चुके थे, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम दैट ऑकर ड्यूरिंग फ्लो। तो जो भी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हो रहा है आपके फ्लूइड के ऊपर ड्यू टू सराउंडिंग फ्लूइड, वो किसके बराबर है, वो है सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, आपके फ्लूइड की। कब, और ये सब कब हो रहा है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ यूर फ्लूइड, ओके। तो ये इक्वेशन 13 से हम जो भी मतलब है हमारे बर्नौली इक्वेशन का उसको
प्रूव कर सकते हैं या फिर उसको स्टेट कर सकते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी नोट है, इसको ध्यान में रखिए। ओके, डिफरेंट वे ऑफ इंटरप्रिटिंग द बर्नौलीज इक्वेशन, और एक अलग चीज़ है बर्नौली, और एक अलग तरीका है बर्नौली इक्वेशन को इंटरप्रेट करने का। तो यहाँ पे P1 माइनस P2, ओके, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 11। ओके, हाफ रो V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। तो डायमेंशनली प्रेशर इज़ अ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डायमेंशनली क्या होता है, प्रेशर इज़ नथिंग, जो भी प्रेशर जो है हमारा वो क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर वॉल्यूम। ओके, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशन और प्रेशर के डायमेंशन सेम है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी, ये जो एनर्जी है या फिर ये जो वर्क डन है एक तरीके से प्रेशर के कारण है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया देखिए, बोथ टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अबाउ इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो टर्म्स है आपकी लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। ओके, तो इन दोनों के जो डायमेंशन है वो भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के जैसे ही डायमेंशन है। ओके, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हेंस क्वाइट ऑफ्टन द लेफ्ट साइड इज रेफर्ड एज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो लेफ्ट साइड जो है आपकी, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम मोस्टली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। तो ये जो एनर्जी है प्रेशर के कारण है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड एज प्रेशर हेड, उसे प्रेशर हेड भी कहा जाता है। ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी हेड। जो भी सेकंड टर्म है यहाँ, जो भी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर इक्वेशन हमारी इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड की, इसे हम वेलोसिटी हेड भी कहते हैं। ओके, और सेकंड टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल हेड। देखिए, इसे कहते हैं प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, और दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल हेड। इन अदर वर्ड, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज दस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बर्नौली इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या फिर अकॉर्डिंग है हमारे प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ओके ओके, तो ये एक छोटा सा नोट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा बर्नौली इक्वेशन। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।